हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसकी जो सॉल्यूशन है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और जो पूरी प्लेलिस्ट है अभी तक 2.2 से पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, सब मैंने कराया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। हर किसी में आपको कन्वर्जेंस ही निकालनी है, और कैसे निकालते हो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ऑलमोस्ट सबके अंदर हम क्या करते हैं, अगर वो फंक्शन पॉजिटिव आ जाता है और अगर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपको मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन ले आते हैं जी ऑफ एक्स, उनको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, दो पॉइंट हैं, मान लो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के, एक तो ज़ीरो है, ज़ीरो रखने पे भी इन्फिनिटी बनेगा, एक वन है, तो उस केस में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं एक पॉइंट पे। तो 0 से 1 में हम ऑलमोस्ट 1/2 पे ही ब्रेक करते हैं, तो 0 से 1/2, 1/2 से 1, फिर उनको अलग अलग चेक करेंगे कंपैरिजन टेस्ट लगा के, और फिर दोनों ही कन्वर्जेंट है तो ये पूरा ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट वे क्या है, बीटा फंक्शन हमने किया था, हमारा एग्जाम्पल था 7th एग्जाम्पल, इससे पहले वाले लेक्चर में ही मैंने कराया था। वो उसमें क्या था कि आप बीटा फंक्शन लेते हो, और वो बीटा फंक्शन कब कन्वर्जेंट होता है, अगर m और n दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करते हो, हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या है, ये है ना हमारा इंटीग्रल। अब इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, बीटा फंक्शन क्या था, इस टाइप का है ना। तो कंपेयर करके m और n की वैल्यूज निकाल लो। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन से कि वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो देखो कंपेयर करते हो ना, तो m आ जाता है 1/2 और n आ जाता है 2/3, तो पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जेंट होगा। दूसरा वे क्या है, अब इसके दो पॉइंट्स हैं इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी के, एक तो 0 और 1। अब बताया था मैंने आपको, हम 1/2 पे ब्रेक करेंगे, एक I1 है एक I2। I1 की कन्वर्जेंस चेक करेंगे, I2 की कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। अब I1 की कन्वर्जेंस को देखो कैसे चेक करेंगे। आपने gx कोई फंक्शन मान लिया, ये क्यों मानना हमने, 1/x की पावर 1/2, अगर सॉरी ये वाला I1 है ना, अगर हम 1/x की पावर 1/2 जी ऑफ एक्स मान लेते हैं और पूरा एफ ऑफ एक्स है, तो डिवाइड करने पे और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करने पे वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि फाइनाइट है। अब फाइनाइट है तो हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स, इन दोनों का इंटीग्रल कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट से अब हम जी एक्स को चेक करते हैं। अब जी एक्स का जो इंटीग्रल है, हमें पता है इस टाइप का इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है, अगर ये जो पावर है ये क्या हो, 1 से कम हो। ऑब्वियसली ये 1 से कम है, तो इसका मतलब जी एक्स कन्वर्जेंट है। जी एक्स का इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स का इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, यानी I1 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इन द सिमिलर वे हम निकाल लेंगे कन्वर्जेंस हमारे I2 फंक्शन की। अब देखो यहाँ पे एक ज़रा सा चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी होती है, वो क्या होती है कि जब हमारे पास I1 है, अब I1 में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, 0 ना। और I2 में वैसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, 1 पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर जब f(x/gx) करेंगे तो लिमिट किसको टेंड कराएंगे, 0 को। तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए कि जब x को 0 टेंड कराओ ना तो वैल्यू फाइनाइट आए। इसीलिए हम gx को ये मानते हैं ताकि डिवाइड करने पे वो दूसरे वाला बचे, क्योंकि अगर यही वाला बच गया तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। इन द सिमिलर वे I2 के अंदर हम लिमिट x को 1 को टेंड कराएंगे, तो इसका मतलब हमें इस वाली टर्म को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि 1 अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो इन्फिनिटी बन गया। तो इसीलिए हम gx को ये मानते हैं ताकि f(x/gx) करो और डिवाइड करो तो, और लिमिट x टेंड्स टू 1 करो तो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। ये चीज़ आई बनाया। उसके बाद तो कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पावर पे डिपेंड करता है, ये पावर अगर 1 से कम है तो ये कन्वर्जेंट होता है,
तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया। अब 1/2 से 1 पे भी कन्वर्जेंट हो गया था, 0 से 1/2 पे भी कन्वर्जेंट हो गया था, यानी टोटली 0 से 1 पे क्या बन गया, कन्वर्जेंट बन गया। सेकेंड जो आपका फंक्शन है वो है log x बाई रूट ऑफ एक्स। अब कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना इस इंटरवल के अंदर, हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव है तो आपको पता है हम f को -f से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कोई फंक्शन नेगेटिव है और उसका नेगेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही तो वो फंक्शन पॉजिटिव हो गया ना। तो f(x) अगर नेगेटिव है तो -f(x) पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, ये पावर बाहर थी ना, तो log की जो अंदर जो वेरिएबल होता है ये पावर, उसकी पावर में हम लिख सकते हैं ना, यू नो वेरी वेल। तो log x की पावर -1, x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/x। तो log 1/x डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अब यहाँ पे देखो 0 जो है वो ओनली पॉइंट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस केस में आप इनमें से कोई भी नहीं मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब सोच के देखो, अगर आप क्या मान लेते हो, इसको रूट एक्स मान लेते हो, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, और log के अंदर log 1/0, क्योंकि x को 0 पुट करोगे ना तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। और अगर log 1/x अगर आप मानोगे, देखो वो आप मान नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल फंक्शन आपको मानना होता है, क्योंकि gx की कन्वर्जेंस कैसे चेक करोगे अगर आप log x मान रहे हो तो। मान भी लिया आपने log 1/x gx को, डिवाइड करने पे यहाँ पे 1/√x आ जाएगा, और 1/0 रखने पे पहली बात वो इन्फिनिटी आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, उसके बाद आपको gx की कन्वर्जेंस चेक करनी होती है। अब log का कोई भी फंक्शन है, उसकी कन्वर्जेंस का हमें क्या पता, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि जो gx है ना वो हम ऐसा कुछ मान के चलें कि वो x की कुछ पावर में हो, फिर हम देखें कि जो उसकी पावर है ना 1/समथिंग, तो वो पावर अगर 1 से कम है तो डायरेक्टली हम कह देते हैं वो कन्वर्जेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम मानेंगे 1/x की पावर 3/4। अब डिवाइड करेंगे ना इसको, तो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल्स रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या होता है वो, हम ऊपर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, नीचे वाले का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये बच जाएगा। और जब x को 0 को टेंड कराओगे ये आ जाएगा 0। अब ये कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, ये जो डेरिवेटिव है ना, सॉरी ये जो डिवाइड किया हमने, ये 0 के इक्वल आ गया। अब 0 आया था तो उस केस में क्या होता था आपको पता है, अगर नीचे वाला कन्वर्जेंट है तो ऊपर वाला भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, देखो बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस एंड दिस कन्वर्ज टुगेदर। डाइवर्ज की बात नहीं होती है, जब 0 आ जाता है तो हम सिर्फ कन्वर्जेंट के बारे में कह सकते हैं कि नीचे वाला कन्वर्जेंट है तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होगा। इन्फिनिटी आ जाता है तो हम कह सकते हैं नीचे वाला डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाला भी डाइवर्जेंट होगा। लेकिन 0 आ गया तो हम डाइवर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आप लिखोगे दे कन्वर्ज टुगेदर। फिर ये पावर 1 से कम है तो ये तो कन्वर्जेंट है ही है। gx कन्वर्जेंट है तो जो आपको निकालना था fx वो भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब f कन्वर्जेंट है, सॉरी -f अगर कन्वर्जेंट है, -f आएगा यहाँ पे, क्योंकि -f पॉजिटिव फंक्शन था ना, उसके ऊपर हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया है। तो -fx क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो माइनस कन्वर्जेंट हो गया तो उसका पॉजिटिव भी हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन था ये वाला, gx आप मानोगे 1/x - 1। रीज़न क्या है, इजीली सोल्व कर पाओगे, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनाइट वैल्यू है तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। अब देखो जो हमने ये माना हुआ है इसकी पावर क्या है, पावर क्या है इसकी, 1 है। और ये कन्वर्जेंट कब होता है कि उसकी पावर 1 से कम हो, इक्वल पे भी वो डाइवर्जेंट होता है, तो इसीलिए कन्वर्जेंट नहीं है, कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो fx भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट। देखो सारे ऐसे ही करने हैं, अब मैंने सिर्फ हिंट लिख दिए हैं। फोर्थ में 0 इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बनेगा, gx आप ये मानोगे। फिफ्थ में gx आप ये मानोगे। सिक्स तो पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम्पल 3 यूं का यूं उठा के दिया हुआ है। 7 देखो, 7 में a और b दोनों इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है 7th। तो a रखने पे भी इन्फिनिटी हो रहा है और b रखने पे भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे a और b दोनों के दोनों ही क्या हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं।
अब दोनों ही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आपको पता है, हम उसको ब्रेक करते हैं। कोई सी मान लिया हमने इस इंटरवल में से, ए से सी और सी से बी। ये I1 ये I2, I1 के लिए अलग से चेक करो, I2 के लिए अलग से चेक करो। ये रीज़न मैं आपको बताया हुआ है। जब भी I1 की कन्वर्जेंस चेक करनी है, I1 जो है वो किसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आया था वहाँ पे, ए की वजह से। तो आप ए वाली टर्म को वहाँ से हटाने की कोशिश करो, और जिसको हटाना है उसी को हमें GX मानना होता है। तो GX मानोगे 1/x माइनस ए को, और I2 के केस में GX को आप इसको मानोगे 1/√b माइनस एक्स को। आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। 8th एंड फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, ये फंक्शन है। अब जो 2 है वो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा, क्योंकि 2 रखने पे 0 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो GX आप क्या मानोगे, ऐसा फंक्शन जो इसको यहाँ से रिमूव कर दे, तो इसी को मान लो 1/√2 माइनस एक्स को। सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें 0 इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, आपको GX ये मान के चलना है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट भी है। देखो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 0 से 1 log 1/x की पावर m एंड dx। तो यहाँ पे जो ये पावर m है ना, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। देखो इसको हमने ब्रेक किया 1/2 पे। अब ये रीज़न नहीं है कि 0 और 1 दोनों इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को पॉइंट दें, हमने वैसे ही इसको ब्रेक किया है ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट सिर्फ 0 है। तो 0 से 1/2 और 1/2 से फिर हमने 1 कर दिया। अब देखो I1 इसको मान लिया, इसको मान लिया I2। अब अगर आप I1 की कन्वर्जेंस चेक करते हो, पहले ये देखो ये फंक्शन कैसा है। इस फंक्शन पे जब आप x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो 1 आ जाएगा अगर m 0 होगा, क्योंकि m 0 होगा तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होती है। लेकिन अगर m नेगेटिव है, देखो ध्यान से देखना, x 0 रखा तो 1/0 इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी डिवाइड में आ जाए, यानी 1/∞ हो जाए, तो 0 हो जाएगा आंसर इसका। और वो कब आएगा, जब m क्या हो, नेगेटिव हो। क्योंकि नेगेटिव है, जैसे -2 है तो हम उसको 1/, में ये चीज़ लिख सकते हैं ना, और ये चीज़ क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो 1/∞ 0 कब, अगर m लेस देन 0 है। यानी ये वाला जो I1 इंटीग्रल है ना, ये प्रॉपर इंटीग्रल है अगर m 0 है या फिर उससे कम है। तो अब हमें हमारा काम किसके लिए करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वैसे ही जैसे हम करते हैं, 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। अब GX जो है आप किसको मानोगे, 1/√x को मानोगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट लिमिट पता है क्या होती है। तो ये चीज़ आ जाएगी, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ 0 तभी होती है अगर यहाँ पे जो x की पावर है वो भी क्या हो, पॉजिटिव हो, जो x की पावर है। और जो यहाँ पे p की पावर है ना, सॉरी इसकी, ये वाले x की जो पावर है और ये वाले x की जो पावर है, दोनों ही पावर्स अगर पॉजिटिव हैं तो ही 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो x की पावर p log x रेज़ टू द पावर n 0 होता है अगर दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी हम केस ये m ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये भी तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर GX कन्वर्ज करता है तो FX भी कन्वर्ज करेगा। अब GX कन्वर्ज करता है क्योंकि ये पावर 1/2 है, यानी 1 से कम है, तो ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट फॉर ऑल m क्यों कहा, m इज़ लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो वो प्रॉपर इंटीग्रल ही था, और प्रॉपर इंटीग्रल तो हमेशा ही कन्वर्ज करता है। बात थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, और वो भी कन्वर्जेंट आ गया m ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हर वैल्यू के लिए m की कन्वर्ज करता है। I1 की बात हो रही है। I2 देखो, अब ऐसे ही I2 देखो क्या आएगा, 0 आएगा अगर m पॉजिटिव है, 1 आएगा अगर m 0 है। m 0 है तो किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है। अब m अगर पॉजिटिव वैल्यू है और आप x को 1 पुट करते हो, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू है यानी ऊपर ही रहेगा ये, और जब आप x को 1 पुट करोगे तो 1/1 1 हो गया, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। अब 0 की कुछ भी पावर ले लो, हमेशा ही 0 रहेगा। यानी प्रॉपर इंटीग्रल है किस केस में, m ग्रेटर देन 0 वाले केस में। उल्टा है, वहाँ पे m लेस देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी अब हम यहाँ पे चेक करेंगे m लेस देन 0 वाले केस में। देखो जब m लेस देन 0 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन है, 1 ही है सिर्फ, ठीक है ना, 1 पे ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अब GX को आपने क्या मानना पड़ेगा, 1/1 माइनस एक्स की पावर -m मानना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन में 1/1 माइनस एक्स माना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी,
इसलिए। तो ये हमने जब डिवाइड किया, देखो हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस log 1/x 1 माइनस एक्स और उसकी पावर है m। अब x को आप 1 प्लस एच रख दो, x को आप 1 प्लस एच रख दो, तो देखो x को 1 प्लस एच रख के देखो, तो यहाँ पे रखो पहले 1 माइनस एक्स की जगह रखा 1 प्लस एच, तो 1 माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ माइनस का एच बच गया। ऊपर जब आप रखते हो तो log 1/1 प्लस एच हो गया, लेकिन कोई भी पावर उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एच की पावर -1 लिख सकती हूँ, और वो -1 पावर आ गई बाहर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया, log 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, उसकी पावर है m। अब देखो, अब बिल्कुल वही चीज़ है, अब log 1 प्लस एच की डिवाइड में एच और उसकी पावर जो है वो टोटल m है। अब ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है, देखो अब log 1 प्लस एच है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ही तो है 1/h, डिवाइड में h का मतलब क्या है, 1/h के साथ मल्टीप्लिकेशन है इसकी। अब log के अगर आगे अगर कुछ भी है तो उसको हम उसके अंदर वाली चीज़ की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या बन गया, log 1 प्लस एच और उसकी पावर 1/h। m इसकी पावर थी ही, क्यों किया हमने, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिमिट हमें पता है, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है और ये वाली चीज़ होती है वो log e के इक्वल होता है, उसकी पावर m जो कि 1 है, log e होता है 1 की कोई भी पावर करो 1 ही आएगा। तो फाइनाइट आ गया, यानी ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। अब देखो ये देख लो, यानी इस पे डिपेंड करता है कि f कैसे कैसे करेगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, या किन वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा। अब ये कन्वर्ज कब करेगा, अगर ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, यानी m ग्रेटर देन -1 है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन भी चेंज हो गया, m इज ग्रेटर देन -1 आ गया, यानी gx सिर्फ तभी कन्वर्ज करता है जब m -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी तभी कन्वर्ज करेगा जब m -1 से बड़ा है। अब I1 जो है वो हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता था, लेकिन ये सिर्फ इस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है, तो टोटली अगर आप निकालोगे ना तो वो इस वैल्यू के लिए ही कन्वर्ज करेगा पूरा इंटीग्रल, क्योंकि हर वैल्यू के लिए हम नहीं लिख सकते, उसके लिए I2 हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करता, सिर्फ इस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है, तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल m जब -1 से बड़ा है। अब थर्ड का फर्स्ट देखो, f(x) फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे 0 जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। अब देखो, अगर p लेस देन इक्वल टू 0 है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कब है, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, p पे डिपेंड करता है, अगर p ग्रेटर देन 0 आप रख के देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये जो ऊपर वाला है ये 0 हो जाता है, तो 0/समथिंग 0 ही हो जाएगा, और 0 क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, यानी p ग्रेटर देन 0 के लिए ये कैसा इंटीग्रल बन गया, प्रॉपर इंटीग्रल, यानी ये कन्वर्ज करता है अगर p ग्रेटर देन 0 है तो। बात है p लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, उसके लिए 0 जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, क्योंकि log 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। अब एक चीज़ और, ये फंक्शन नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें f को -f से रिप्लेस करना पड़ेगा, -fx, यानी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब बात आती है, अब gx को क्या लोगे, gx को आप लोगे x की कोई और पावर, p नहीं कोई और पावर, तो 1/x की पावर लैम्डा, डिवाइड करोगे। अब ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ 0 के इक्वल कब होगी, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा था, ये चीज़ 0 कब होती है, जब p 0 से बड़ा हो, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल 0 कब होगा, अगर जो x की पावर है वो 0 से बड़ी हो, यानी p प्लस लैम्डा 0 से बड़ा हो, यानी लैम्डा -p से बड़ा हो। अब लैम्डा अगर -p से बड़ा हो, देखो और एक चीज़ और थी अभी, और p किससे लेस देन इक्वल टू था, 0 से, इसका तो है कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ है 1 से छोटा है, यानी -p से बड़ा है और 1 से छोटा है लैम्डा, -p से बड़ा है 1 से छोटा है। अब लैम्डा को बीच में से हटा दो, तो -p किससे छोटा हो गया, 1 से, दोनों साइड माइनस ले लो, यानी p किससे बड़ा हो गया, -1 से, यानी जब जब p -1 से बड़ा है तो ये जो इंटीग्रल है ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड जो इसका पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह ही है, तो आप उसको बिल्कुल ईजिली और अच्छे से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में इसने ये वाला इंटीग्रल आपको सोल्व करने के लिए बोला हुआ है कि कब कन्वर्जेंट होगा। देखो इसको ना हम बीटा फंक्शन वाले फॉर्मूले से करेंगे। अब बीटा फंक्शन आपको पता है ये होता है
और ये कब कन्वर्ज करता है, अगर दोनों पॉजिटिव है। यानी जो हमें प्रूव करना है ना, इसको कुछ ना कुछ करके आप बीटा फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो किस किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। अब लेट करो आप जो ये बीटा फंक्शन है ना, इसको आई मान लो, और जब आप एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हो तो ये देखो ये किसके इक्वल आता है, डी एक्स ये हो जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएंगी, जब एक्स जीरो है थीटा जीरो, जब एक्स वन है थीटा पाई बाई टू। यानी लास्ट में सॉल्व करके ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। हमें जो प्रूव करना है, ये चीज़ समझ गए ना आप, ये आई के इक्वल था, यानी ये वाला जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल आ गया, आई बाई टू के। हमें जो प्रूव करना है उसमें है इसकी पावर साइन की p माइनस वन, और ऐसे ही कोस की है q माइनस वन, यानी 2m को p मानना पड़ेगा, 2n को q मानना पड़ेगा। यानी ये जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई मतलब सबसे पहली चीज़ ये वाला आई स्टार्टिंग में किया था जो हमने, लेकिन m को वो वैल्यू पुट करके जो भी हमने बताई है, m क्या होगा p बाई टू। तो ये वाला इंटीग्रल आई की वैल्यू आप ये वाली ही रखोगे, लेकिन m की जगह पाई बाई टू आ जाएगा, n की जगह q बाई टू आ जाएगा और 1/2। सो दिस इज इक्वल टू दिस। अब जो आपको चाहिए, जो आपको निकालना है, उसमें थीटा नहीं है, x है, तो x रख दो। अब राइट हैंड साइड है जो, वो कब एग्जिस्ट करती है, इफ़ एंड ओनली इफ p बाई क्यू टू एंड q बाई टू पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो हमें पता है बीटा फंक्शन कब कन्वर्ज करता है, अगर वो जो x की पावर्स हैं, जैसे यहाँ पे p बाई टू माइनस वन है, q बाई टू माइनस वन है, तो ये जो पावर है ये अगर वन से बड़ी है, सॉरी पॉजिटिव है, और ये भी अगर पॉजिटिव है तो वो कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि जब p और q दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब ही ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब ये तब कन्वर्ज करेगा, और ये इसके इक्वल है, जो हमें निकालना है वो है ये, और ये तब कन्वर्ज करता है जब p और q दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये भी तभी कन्वर्ज करेगा जब p और q दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट है जो, उसमें इसको दिखाना है कि ये क्या होगा, कन्वर्जेंस कब होगा, कन्वर्जेंट कब होगा। तो ये आपको पता है, ये जो है ना, ये हमेशा 1/x की पावर p माइनस वन से छोटा ही रहेगा। अब हमने फर्स्ट वाला कंपैरिजन टेस्ट किया था कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन से हमेशा ही कम रहती है ना, और अगर बड़े वाला कन्वर्ज करता है तो छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये देख लो, ये कब कब कन्वर्ज करता है, तो उन वैल्यूज़ के लिए ये भी कन्वर्ज करेगा। ये कब कन्वर्ज करेगा, अगर ये जो पावर है ये वन से कम हो, यानी p जो है वो लेस देन टू हो, तो ये भी तभी कन्वर्ज करेगा जब p लेस देन टू। सेकेंड पार्ट ये वाला है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे a माइनस बी क्यूब होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, सॉरी, तो क्या लिखते हो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, a माइनस बी हो गया। एज दिस इज बाउंडेड, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो जो ये फंक्शन है ना, ये हमेशा ही ना किसी के वैल्यू से छोटा रहता है, हमेशा ही, यानी इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ है ये के से बाउंडेड है, तो ये इसके इक्वल है। तो जैसा कि दिस इज लेस देन इक्वल टू के, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 माइनस एक्स के रूट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने ये कहा कि दिस इज बाउंडेड अबव बाय के, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ इज लेस देन इक्वल टू के। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से, इधर भी और इधर भी, तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब वही बात है फर्स्ट कन्वर्जेंस टेस्ट से, कि कोई फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन से क्या है, हमेशा लेस रहता है। तो अगर ये वाला अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। अब ये तो कन्वर्ज करता है, क्यों कन्वर्ज करता है, क्योंकि पावर 1/2 है, और यहाँ पे पावर 1 से कम होनी चाहिए, तो 1/2 तो ऑब्वियसली 1 से कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्ज करता है, और ये कन्वर्ज करता है, तो ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसका मतलब ये भी क्या करता है, कन्वर्ज करता है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है, ये वाला। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कोसेकेंड को डिवाइड में ले आओ, एक्स की पावर n से ही मल्टीप्लाई उसी से ही डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, इसकी पावर n और इसकी पावर हो जाएगी n माइनस n। अब फंक्शन देखो, देखने से ही पता चल रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो, 0 और 1 है इन दोनों केसेस में, इस केस में इन्फिनिटी है, यानी इन दोनों केस में तो प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। बात है जब m n से छोटा है।
अब देखो जब एम एन से छोटा है तो कैसे करोगे, इसको मान लो जी ऑफ एक्स, जब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे तो सिर्फ ये बच जाएगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करोगे तो ये क्या होता है, 1 होता है, तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। फिर जी एक्स देख लो, जी एक्स क्या करता है, कन्वर्ज तभी करेगा जब एन माइनस एम क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी जब एन माइनस एम 1 से छोटा है, कंडीशन आ गई, तभी क्या करेगा, एफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। वही चीज़ है, ये जी एक्स माना, ये फाइनाइट आ गया, ये सिर्फ तभी कन्वर्ज करेगा अगर n माइनस एम 1 से छोटा है, यानी m लेस देन m प्लस 1 है। तो इसका मतलब गिवन इंटीग्रल सिर्फ तभी कन्वर्जेंट है अगर n इज लेस देन m प्लस 1 है। अब 6th एंड लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट देखो, ये वाला आपको निकालना है। अब आपको ये पता है, हमें अभी पीछे क्वेश्चन किया था, ये जो इंटीग्रल था ये कब कन्वर्जेंट आया था, अगर p और q दोनों ग्रेटर देन 0 है। अब इसको उससे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो p क्या आएगा, 1/2, और q क्या आएगा, 3/2, है ना। जो ये साइन एक्स ये रूट में है, इसको उधर ले जाओ, तो साइन एक्स की पावर है -1/2, कोस एक्स की पावर है 1/2। कंपेयर करोगे, p आया 1/2, q आया 3/2, दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये कन्वर्जेंट है, यानी ये कब कन्वर्जेंट है, जब p 1/2 और q 3/2 है ना, तो ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये कन्वर्जेंट तब होता है जब p और q दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। इसको हमने इससे कंपेयर किया, p और q की वैल्यूज निकाली, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, एफ एक्स और जी एक्स वाली चीज़ से, बिल्कुल सिंपल सा, देखो देखने से ही लग रहा है, 0 रखने पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो 0 पॉइंट है इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का। अब जी एक्स कौन सा फंक्शन मानोगे, जिससे ये 1/x यहाँ से हट जाए, तो जी एक्स को क्या मानोगे, 1/x ही मानोगे। एफ एक्स बाई जी एक्स 1 आ जाएगा, कन्वर्जन डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। क्या ये जो इंटीग्रल है, अब आपको एक चीज़ पता है कि ये जो इंटीग्रल है कन्वर्जेंट कब होता है, अगर ये पावर 1 से कम हो, लेकिन ये 1 के इक्वल है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो जी एक्स अगर डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। थर्ड और जो लास्ट है इसका पार्ट, उसमें आप जी एक्स को 1/x⁴ लोगे और फिर डिवाइड करोगे, फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी जी एक्स पर डिपेंड करता है कि कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो इसकी पावर क्या है, 1/4 है, यानी 1 से कम है, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट और फंक्शन भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।